नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 20। हम आजीविका के विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं। काफ़ी कुछ हम अध्ययन कर चुके हैं आजीविका के बारे में, परंतु आज का जो विषय है वो थोड़ा हटकर नीच योग भंग। जब नीच योग भंग होता है तो राजयोग बन जाता है। राजयोग बन जाता है। नीच योग भंग जब होता है तो फिर राजयोग बन जाता है। हम अक्सर देखते हैं अपनी ज़िंदगी के आसपास, आप भी अपनी ज़िंदगी के आसपास बहुत लोगों को देखोगे कि उसके पिता की कमाई बहुत है, कई पुश्तों तक वो अगर उनके बैठकर खाते तो बहुत कमाया, आराम से खाते। मगर उनमें से ही एक आध जो औलाद है, बच्चा है, मिनट ठल्ला सारी कमाई उड़ा देता है। या फिर ऐसे दूसरी पक्ष लें कि कोई एक इंसान बहुत ही बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, और अचानक कोई ऐसा समय आता है कि वो निचले स्तर से ऊपर तक पहुंच जाता है और लोग देखते रहते हैं और लाखों करोड़ों का स्वामी हो जाता है। ऐसी जो परिस्थिति है, नीचे स्तर से ऊपर उठना, जब नीच योग भंग होता है और बाकी के प्लैनेट्स उसका साथ देते हैं तो ऐसा संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं। तो आज बात करनी है कि नीच योग भंग होता कैसे है। अक्सर मैंने ज्योतिषाचार्यों को देखा है, बहुत से हैं जो आजकल मार्केट के हिसाब से कह देते हैं कि यह होगा, आपका तो नीच का है, आपका अस्त का है, यानी आप ये उपाय कीजिए, राहु आ गया सूर्य के साथ, ग्रहण दोष हो गया, मातृ दोष हो गया, अंगारक दोष हो गया। उसके आधार पर जो ज्योतिष करते हैं वो ठीक नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ज्योतिष जो है जब आप करते हो तो आपके आगे कोई जातक अपना पूर्ण विश्वास लेकर आता है, उससे छल या कपट मत कीजिए। जो सही है वो सही बताना चाहिए। अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और वो नीच उसका भंग होता है या कि नहीं होता, जब हम यहाँ पर नियम लगाकर देखेंगे तो 60 से 65% तो आराम से नीच भंग हो। 60 से 65% तो आराम से नीच योग भंग हो जाता है, और जब भंग होता है तो राजयोग बन जाता है। बजाय कि उसको डराने के, उसको हौसला अफजाई देनी चाहिए। कोई बात नहीं, समय आएगा। अब कि आपकी पोजीशन ये है तो समय आएगा, जब दशा आएगी तो आप ऊपर उठेंगे, आपके बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। आपके परिवार में आपसे जो घृणा करते हैं वो फिर चौंक जाएंगे कि ये कैसा हुआ। बढ़ते हैं नियमों की ओर। पहला जो नियम है नीच योग भंग का वो ये है, कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का हो
वो लगन से या चंद्र लगन से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। मैंने कई ज्योतिषाचार्यों को ये भी कहते हुए सुना है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ, वहाँ अगर उच्च का राशि ग्रह, कोई ग्रह उसमें बैठकर उच्च का हो जाए तो नीच भंग हो जाता है, लेकिन परंतु नियम क्या है? नियम यह है कि लगन से केंद्र में हो या चंद्र लगन से केंद्र में हो, ये पहला नियम है। अब इसको लगाकर देख लेते हैं। मान लीजिए मेष लगन की ही कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है और माना कि शनि जो है, शनि मेष लगन की, मेष राशि में नीच का होता है। उच्च का कौन होता है? तुला राशि में। और इसमें उच्च का कौन होता है? सूर्य। उच्च का कौन होता है? सूर्य। अब नियम यह है कि लगन से अगर सूर्य केंद्र में हो, लगन के कौन से, या अगर सूर्य यहां पे हो जाए, सूर्य यहां स्थित हो, सूर्य यहां स्थित हो या सूर्य यहां स्थित हो, ये बात देखकर जो ज्योतिष भी, शनि इसमें नीच का हुआ था, सूर्य वहां उच्च का हो गया, सूर्य वहां उच्च का हो गया, तो उन्होंने नियम बना लिया कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उसमें उसका उच्च का ग्रह बैठ जाए, जो उच्च का होता है तो नीच भंग होता है। इसी नियम को अगर हम यहाँ मेष राशि अगर यहाँ होती, शनि यहाँ होता तो नीच का था, नीच का था। तो फिर उसके लिए फिर केंद्र कौन से थे? फिर केंद्र कौन से थे? फिर सूर्य को कहाँ बैठना चाहिए था? केंद्र में। केंद्र तो यही है ना, लगन से केंद्र तो यही है ना, यही चार। फिर यहां तो सूर्य नहीं बैठा। अगर किसी की मेष राशि कोई भी हो, अगर वो इन चार भावों में वो किसी पे बैठा होता ग्रह नीच का होकर, और लगन से हमने नियम लगाना था, वो लगा दिया, तो उसी को देखकर उन्होंने ये नियम बना दिया, जिस राशि में नीच का ग्रह बैठा हो उस राशि में जो उच्च का होता है वो बैठा हो तो नीच भंग होता है। ऐसे नहीं। अब शनि यहाँ पे है तो शनि को कहाँ पे होना चाहिए था? केंद्र में, लगन से ही केंद्र में होना चाहिए था। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा पार्ट इसी का क्या है? चंद्र लगन से या चंद्र, मान लिया चंद्र यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा से केंद्र कौन सा हुआ? 1 2 3 4 यहाँ पे, 5 6 7 यहाँ पे, 8 9 10 यहीं पे और यहाँ पे। चंद्रमा से और लगन से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाव ऐसे हो गए, 8 भाव ऐसे हो गए जहां की ये नीच भंग हो गया। तो कितने परसेंट? 66% तो नीच भंग हो गया ना, हो गया। कौन से भाव बचे? एक ये बचा और एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। 12 में से 4 भाव ऐसे हैं जिनके कारण नीच भंग नहीं हुआ। बाकी और नियम भी तो हैं। ये पहले नियम से ही 66% रिजल्ट आ गया कि नीच भंग होता है। हम नीच तो बताते हैं, भंग नहीं बताते, क्योंकि अगर भंग बता देंगे कि आपका तो राजयोग बनता है, तो
पैसा कैसे आएगा? है ना? दौड़ तो पैसे की है, हमारे ज्योतिषाचार्य में भी है। तो दूसरा नियम क्या है? चलो दूसरे नियम की ओर बात करते हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, मगर जो हकीकत है, कहने का भाव है किसी को डराने से अच्छा तो है उसको सच्चाई बताइए, और सच्चाई बताकर जो आपकी दक्षिणा है वो उसको लीजिए, कहकर लीजिए हम इतने लेते हैं, हमारी फीस इतनी होगी, इतनी, बजाय कि ऐसे डरा कर लेने से। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, अगर कोई ग्रह D1 चार्ट में नीच का है और D9 चार्ट में जाकर उच्च का हो जाए, इसमें ज़्यादा तो 12 की 12 का नहीं, ये नहीं कहा भी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या 6, 8, 12 में ना हो, कहीं में लगन से लेकर द्वादश भाव तक कहीं पर भी कोई ग्रह नीच का होता है D1 चार्ट में, और वो D9 चार्ट में जाकर उच्च का हो जाए, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है गुरु और शनि के बारे में। गुरु और शनि, गुरु को 12वें भाव में, शनि को 11वें भाव में। अगर ये नीच के होते हैं तो इनका नीच भंग हो जाता है। क्यों होता है? ये देखिए, ये मेष राशि की कुंडली भी है, मेष राशि, और ये कालपुरुष की कुंडली भी है। अगर गुरु यहां होता, नीच का किस में होता है? नीच का किस में होता है नहीं? आप जानते हैं, है नहीं? मीन राशि में तो ये तो उसकी अपनी राशि है, उसमें नीच का तो होता नहीं, है नहीं? नीच में किसका होता है? नीच में होता है कर्क राशि का। अगर गुरु कर्क राशि का होकर 12वें भाव में बैठा है, तो ये काल पुरुष के मुताबिक इसकी अपनी राशि है, तो इसको नीच भंग योग माना जाता है। नीच नहीं कैटेगरी में नहीं गिना जाता गुरु को। और इसी प्रकार शनि अगर 11वें भाव में बैठा है, शनि किस राशि का नीच होता है? मेष राशि का। अगर मेष राशि का है नहीं, तो यहां 12, 11, 10, 9, अगर शनि 11वें भाव में नीच राशि का होगा, 11वें भाव में, 12वें भाव में गुरु और 11वें भाव में, शायद मैं यहाँ राशि बोल के आऊँगा, है नहीं? तो 11वें भाव में अगर शनि है और नीच का होकर बैठा है, तो भी वह नीच भंग राजयोग बन जाता है। कैसे? है नहीं? अब देखिए, है नहीं, शनि की काल पुरुष के मुताबिक, शनि की काल पुरुष के मुताबिक यहाँ कौन सी राशि थी? एकादश, कुंभ राशि थी, जो कि इसकी मूल त्रिकोण की राशि थी, जो कि काल पुरुष में इसकी मूल त्रिकोण की राशि थी। और दूसरा, अपनी स्वयं राशि का काल पुरुष के मुताबिक, और ये अपनी मूल त्रिकोण राशि का होने के कारण इसको छूट दी गई है कि यह यहाँ पे नीच भंग हो जाता है। अगर शनि 11वें भाव में आकर मेष राशि का बैठा हो तो उसको नीच काउंट नहीं किया जाता।
जब यहाँ गुरु की बात की थी, गुरु अगर यहाँ नीच का होकर बैठा है तो यहाँ से काउंट कीजिए भाग्य, ये भाग्य स्तर है 1 2 3 4, भाग्य का सुख देने वाला, भाग्य का सुख देने वाला सुख भाव है। सुख यहाँ से देखेंगे भाग्य का। कर्म का ये लाभ स्थान है और कर्म का कारक कौन है? शनि। लाभ का कारक कौन है? शनि। कालपुरुष की कुंडली में कौन सी राशि आती है? कुंभ। कुंभ जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए इसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बन जाता है। पहले हमने किया केंद्र में लगन से और चंद्रमा से, दूसरा किया निवास में अगर जाकर उच्च का हो जाए, तीसरा ये हमने किया इसमें जाकर, और चौथा जो है, चौथा नियम जो है वो ये है, अगर कोई भी ग्रह नीच का हो और D1 चार्ट में तीसरे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में, सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रहों में से कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठकर नीच का हो गया, मगर ये 3 भाव ऐसे हैं, तीसरा पराक्रम, कर्म और लाभ, इसमें शुभ ग्रह स्थित हैं, इनमें शुभ ग्रह विराजमान हैं, तो नीच भंग हो जाएगा कोई किसी का। जब हमने पहले देखा था नहीं, तब ये भी खाली था, है नहीं, शायद ये भी खाली होगा, केंद्र तो था ही था, है नहीं। ऐसे क्या होगा, है नहीं, मोर देन 70% जो है नीच भंग हो ही जाता है। अब एक नियम और है, चार हो गए, 5वां नियम एक और है जो कि कन्या राशि के लिए बताया गया। कन्या राशि के लिए, सिर्फ कन्या राशि पर ही बताया गया है। तो उन्होंने बताया है कि कन्या राशि में अगर बुध उच्च का कहाँ होगा? यहाँ पे बुध उच्च का, गुरु मीन राशि का, गुरु यहाँ पे मीन राशि का, और शनि कर्क राशि का, शनि कर्क राशि का, शुक्र धनु राशि का, शुक्र यहाँ पे, शुक्र धनु राशि का हो, सूर्य और मंगल चंद्र नीच के हो, सूर्य चंद्र और मंगल नीच के हो। चंद्रमा मंगल नीच का कहाँ होता है? कर्क राशि में। सूर्य नीच का कहाँ होता है? तुला राशि में। चंद्रमा नीच का कहाँ होता है? वृश्चिक राशि में। तो इन तीनों में से कोई भी ग्रह नीच का हो, बाकी 4 ग्रहों की स्थिति ये हो, बुध अपनी मूल त्रिकोण उच्च राशि का बैठा है, शनि कर्क राशि का है, शुक्र धनु राशि का है, गुरु अपनी मीन राशि का होकर बैठा है, तो इनके नीच जो है भंग हो जाएगा। मेरी प्रैक्टिस में ये बहुत कम आया है नहीं, तो आपकी अगर ऐसा दिखाई पड़े तो आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नियम ऐसा मैंने पढ़ा है, मगर मेरे प्रैक्टिस में अभी कभी आया नहीं है। आ सकता है आगे, क्योंकि 4 ग्रहों की स्थिति जो है वो कंपल्सरी है।
देखिए बुध की एक राशि और गुरु की दोनों राशियाँ। गुरु अपनी मीन राशि में बैठा है, दूसरी राशि में शुक्र है। बुध जो है लगन में बैठा है, क्योंकि कन्या राशि का ही पर्टिकुलर बताया गया है, यानी। और शनि जो है कर्क राशि में बताया गया है, क्योंकि शनि अगर यहाँ बैठा है तो काल पुरुष के मुताबिक वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, कुंभ राशि का है, माना जाता है कि उसका अपना नीच भंग हो जाता है, यानी। तो मंगल यहाँ नीच का यहाँ आकर होगा, सूर्य तुला में होगा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा। अगर ऐसा कोई ग्रह तीनों में से कोई भी नीच होता है और ये बाकी 4 ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है तो उनका नीच भंग राजयोग बन जाता है। अगर ऐसा बनता है तो जातक नीचे के स्तर से भी ऊंचा उठ जाता है। जो ऊपर है वो तो ऊपर उठेगा ही उठेगा, यानी जो निम्न स्तर पे कोई जातक है, जब उसकी दशा आएगी तो वो ऊंचाइयों को छू जाएगा। इस पाठ में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।